एक-एक दिन में 50-50 और 55-55 लोग मारे जाते थे और हम रिपोर्टर्स की समझ में नहीं आता था कि हम कौन से स्पॉट पे जाएँ। एक जगह 8 लाशें रखी हुई हैं, उस तरफ जाएँ या जहाँ 16 लोग अभी मार दिए गए हैं, उस तरफ जाएँ। पाकिस्तान के फौजी इदारे, पाकिस्तान के खुफिया इदारे नहीं है कि पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस हो सकती है। सीआईए की जानिब भी उँगलियाँ उठाई गई कि जी वो सिंगापुर बना दिया जाएगा या जिनापुर बना दिया जाएगा या इस किस्म के पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाएगा। शहर भर में इस किस्म के बेतहाशा नो-गो एरियाज़ क्रिएट हो गए थे। 1992 में हमने देखा कि आफाक अहमद की क़यादत में एमकेएम हकीकी जब कराची वापस आई है तो ये उनका हेडक्वार्टर समझा गया। पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में जो हुकूमत थी वो डिक्टेट होती रही अपने ही इत्तेहादी एमकेएम की मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। जराइम पेशा ग्रोह थे वो बदकिस्मती से उन्हीं सियासी जमातों के परों में पनाह लिए हुए थे। तो हमने देखा रहमान बलोच का ज़माना, हमने देखा उज़ैर बलोच का ज़माना। एक ऐसा वक़्त भी आया कि इन ग्रोहों ने पीपल्स पार्टी के लोगों को डिक्टेट किया कि ये पुलिस अफसर यहाँ तैनात होगा। इसी में हमने देखा जो असलहे की भरमार थी, उसने फिर सियासत को ऐसे तशद्दुद की तरफ धकेला जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कराची में पॉलिटिकल वायलेंस कैसे आया, सियासी जमातों ने अस्करी विंग क्यों बनाए, इस सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आज मेरे साथ वो सहाफ़ी मौजूद हैं जो उस दौर में वहां थे जब कराची में रोजाना की बुनियाद पे टारगेट किलिंग होती थी, सियासी मुखालफीन को निशाना बनाया जाता था, कत्लो गारत के वाकयात होते थे, बत्ताखोरी होती थी। ये उस सारी चीज को कवर कर रहे थे, रिपोर्ट करते थे और इनके राब्ते उन जमातों के अंदर भी थे और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वहां से भी इनको इंफॉर्मेशन मिलती थी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफी जाफर रिजवी साहब। जाफर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू काज़मी साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कराची की जो सियासत है इसमें ये जो तशद्दुद का आंसर है ये कब आया? कराची का हम यूं शुरू कर सकते हैं कि मार्च 1985 में कराची के नाजराबाद के इलाके में सर सैयद कॉलेज वाक़ है। वहाँ एक तालिबा बुशरा जैदी को एक मिनी बस ने कुचल दिया। बुशरा जैदी का ताल्लुक कराची से था और मिनी बस का ड्राइवर जो थे वो कराची से बाहर के रहने वाले थे। कुछ कहते हैं कि अहमदाबाद से उनका ताल्लुक था, कुछ कहते हैं कि सुबह से। लेकिन उस वक्त तक कराची की ट्रांसपोर्ट में जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से लोग आते थे, वो जाहिर सी बात है कि उनका भी अपना एक हिस्सा था कराची की मईशत में। तो ट्रांसपोर्ट में उन लोगों का एक काफ़ी लेना देना। जो एहतजाज हुआ तालिबा की हलाकत पर, वो जल्द ही लिसानी शक्ल इख्तियार कर गया और कराची की तालिबा को कुचलने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाने वाले कराची के बाशिंदों की तरफ उस एहतजाज का रुख मुड़ा। ट्रांसपोर्ट जलानी शुरू की गई और ये एहतजाज, तलबा का जो एहतजाज था वो शाम होते होते और हफ्ता गुजरते गुजरते बिलाखिर सियासी रंग इख्तियार कर गया। कराची में एक तलबा तंजीम बनाई गई थी जो जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में, मैं कहूँगा जून 1978 में, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आगे चलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट जो उसका मद विंग थी उसको जन्म दिया। और हमने देखा कि एक लिसानी सियासत की बुनियाद पड़ी। नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ जो सिंध के बाकी इलाके थे वहाँ भी रिएक्शन आया और वहाँ भी हमने लिसानी सियासत को फलते फूलते देखा। जनरल ज़िया की रजीम को ये सूट इसलिए कर रहा होगा कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी कुव्वत थी और जो मज़ाहिमती कुव्वत थी उसको नुकसान हो रहा था ना। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये कल्चर एमक्यूएम ने इंट्रोड्यूस करवाया कि बोरी मार दो, कत्ल कर दो, तशद्दुद करो और बोरी बंद लाशें फिर आपको मिलती थी? इल्जामात तो यकीनन अगर आप उस जमाने के अखबारात का जायजा लें, पुलिस हुक्काम की राय का जायजा लें या पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की बात करें या सियासी क़यादत की बात करें तो इल्जाम और उंगलियां तो की तरफ उठी, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं हुआ। 1970s में नहीं हो गया, ये अर्ली 80s में नहीं हो गया, ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया इसने। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमक्यूएम की तरफ उंगलियां उठ रही थी। एमक्यूएम की अपनी अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो एमक्यूएम का ज्यादातर हिस्सा इस्लामी जमीयत तलबा से आया था और एमक्यूएम की जो बुनियाद रखी जिस काडर ने, उसका अपना ताल्लुक दाएं बाजू से था और उस दाएं बाजू को उस वक्त तक जनरल ज़िया की हुकूमत ने जो सियासी कल्चर मुतारिफ कराया था, क्लैशनिकोव कल्चर आ चुका था और दाएं बाजू की जो जमातें थी वो बदकिस्मती से जनरल ज़िया की हिमायत कर रही थी। उसमें जो 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 काडर था यानी इस्लामी जमीयत तलबा और ये, वो अपने साथ सियासी कल्चर में एक तशद्दुद का
अंसर लेकर आए और उन्होंने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये एमक्यूएम का बॉर्न कल्चर था। एमक्यूएम का बॉर्न कल्चर कुछ और हो सकता होगा, लेकिन जो जो बाकी आमेज़िश इसमें हुई उसमें शहर की और जमातों से भी लोग शामिल हुए, इस्लामी जमीयत तलबा से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना शाह अहमद दुरानी की जमीयत उलमा इस्लाम से और दीगर जमातों से। और जी। कराची में हमने देखा जो असलहे की भरमार थी उसने फिर सियासत को ऐसे तशद्दुद की तरफ धकेला जिसे हम आज तक भुगत रहे। अच्छा जाफर साहब, जब कराची में सियासी वायलेंस हो रहा था, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा था, तो कुछ एरियाज का नाम लिया जाता था कि वहां पे कुछ जमातें, कुछ लोग अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाते हैं, यहां तक कि कत्ल भी किया जाता था। और एक ग्राउंड का जिक्र अक्सर आता था, खज्जी ग्राउंड। क्या सिर्फ खज्जी ग्राउंड ही वो वाहिद इलाका था जहां पे इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस होता था, या और एरियाज भी थे सर? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोई एक इलाका या कोई एक तंजीम या कोई एक सियासी गिरोह या कोई एक जराइम पेशा अफराद का गिरोह मुलविस था। शहर भर में इस किस्म के बेतहाशा नो गो एरियाज क्रिएट हो गए थे। लियारी में हमें नजर आता है धोबी घाट के आसपास जराइम पेशा गिरोहों का अपना एक अलग माफिया काम कर रहा था। लाइंस एरिया एक इलाका है कराची का, वहाँ अपना एक हिसाब किताब था। ये वो इलाका है जहाँ बाद में 1992 में हमने देखा कि आफाक अहमद की क़यादत में एमक्यूएम हकीकी जब कराची वापस आई है तो ये उनका हेडक्वार्टर समझा गया। लांडी जो शहर का मशरकी इलाका है वहाँ पे भी इस तरह के बेशुमार इलाके थे, मलीर, मुआजगोट, मतलब जहाँ जहाँ मुख्तलिफ आबादियाँ थीं जिनका ताल्लुक उर्दू बोलने वालों या सिंधी बोलने वालों या बलोची या पंजाबी या जिस तरह के भी मामला आप कराची में देखते रहे हैं, वो सब नो गो एरियाज थे बहुत सारे इलाकों में। खज्जी ग्राउंड जरूर हाईलाइट हुआ क्योंकि वहाँ आगे चलकर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने जो ऑपरेशन किया कराची में तशद्दुद के खिलाफ, उसने मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया और वो बहुत बड़ी स्टोरी बन गई खज्जी ग्राउंड। इसलिए आप लोग जब कराची की सियासत के माजी को खंगालते हैं तो आपको खज्जी ग्राउंड एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखता है उसमें। सर, कभी आपको किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने, आपकी सोर्स ने कभी ऐसा जिक्र किया कि ये जो वायलेंस हो रहा है कराची में, इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलविस है? पाकिस्तान के फौजी इदारे, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स थे, पुलिस, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये भी करती नहीं है कि पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस हो सकती है या और दीगर इदारे मुलविस हो सकते हैं। सीआईए की जानिब भी उंगलियां उठाई गई मजहबी हल्कों की जानिब से। तो यस, मतलब बैरूनी हाथ को हम यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसका एक अमल दखल है। लेकिन ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान और खुद कराची के रहने वालों ने इसको इतना रियलाइज किया था या नहीं, ये मेरा ख्याल है एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना पड़ेगा। कराची में कैसी है, क्या एक यूनिक चीज थी कि जिसकी वजह से ये वायलेंस सियासी रंग इख्तियार कर गया? कराची में हर तरह का खेल जारी था। अच्छा कि कराची माशी हब था, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, कराची एक ऐसा फोकस डाउन हो गया था ग्लोबल मीडिया की तरफ से। हमने ये भी देखा कि जी वो सिंगापुर बना दिया जाएगा या जिनापुर बना दिया जाएगा या इस किस्म के पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के जो मुखालिफ हल्के हैं पाकिस्तान के आसपास पड़ोस में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे थे। तो कराची एक ऐसी ऐसी फोकस डाउन चीज हो गई थी कि अगर कराची को आप डिस्टर्ब रखेंगे तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब रख सकते हैं। तो और हुआ भी यही। जो कराची जिस तरह से जिन हालात में गुजरा 90 की दहाई में, और हमने देखा यानी एक एक वक्त में हमारे लिए समझ में नहीं आता था कि हम एक एक दिन में 50-50 और 55-55 लोग मारे जाते थे और हम रिपोर्टर्स की समझ में नहीं आता था कि हम कौन से स्पॉट पे जाएं। एक जगह 8 लाशें रखी हुई हैं उस तरफ जाएं, या जहां 16 लोग अभी मार दिए गए हैं उस तरफ जाएं, या 20 लोग जो अभी एक हमले में हलाक हो गए हैं उस तरफ जाएं। हमारी समझ में नहीं आता था एक दिन में हम कितनी चीजों को कवर करें और कैसे। जब कराची में सर इतनी कत्लो गारत हो रही थी तो सूबाई हुकूमत और जो लोकल पुलिस थी उसका क्या किरदार था? क्या वो डीमोटिवेटेड थे? इसलिए कि जब जनरल साहब ने वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वजीर दाखिला थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर, वो बताया जाता है कि कुछ अफसरान को वो दूसरे सूबों से लेके आए थे, बाहर से लेके आए थे। इसकी क्या तफसीलात हैं सर? जी, असल में हुआ यह कि जनरल ज़िया की लेगेसी ने पाकिस्तान में एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम छोड़ा जो मजबूरियों, समझौतों, मुआहदों
की बुनियाद पर कायम हुआ। और उसमें हमने ये देखा कि जो ताकतवर सियासी खिलाड़ी थे उन्होंने डिक्टेट किया फिर आने वाली हुकूमतों को, और यानी पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में जो हुकूमत थी वो डिक्टेट होती रही अपने ही इत्तेहादी एमक्यूएम की मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। और ये जो डिक्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ इसमें हमें सूबाई हुकूमत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी कमजोर नजर आई और उनकी रेट्स जो थी वो ना होने के बराबर पहुंच गई थी। यही वजह है कि फिर बेनजीर भुट्टो की ही पीपल्स पार्टी की जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर हमें अमन कायम रखना है, सियासी तौर पर इस्तेहकाम कायम रखना है, तो कराची को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो सूरत हाल आप जिसका तस्करा कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत कमजोर है, उसकी रिट कमजोर हो चुकी है, तो उसके लिए फिर कराची में एक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने की गरज से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत महसूस की गई जिसमें बेरहम अंदाज में जराइम की बेखनी की जाए। उस वक्त तक सिंध में हमने हुआ बराए तावान, भत्ता और दीगर दुकानों से लूटमार, चोरी, डकैती, कारजनी, फोन छीने जाना, गाड़ियां छीने जाना, इस किस्म की वाकयात होना बेतहाशा तवातुर से शुरू हो चुके थे। तो असल में ये जिस ऑपरेशन का आप तस्करा कर रहे हैं नसीरुल्लाह बाबर का, ये जराइम की बेखनी के लिए किया गया था, ये सियासी हलकों की के खिलाफ नहीं था। अल्टीमेटली इसका रुख इसलिए उस तरफ हुआ कि जो जराइम पेशा ग्रोह थे वो बदकिस्मती से उन्हीं सियासी जमातों के परों में पनाह लिए हुए थे और उन्होंने एक पॉलिटिकल कवर लिया हुआ था ताकि ये जो रियासती इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सकें और वो खुल के अपना खेल खेल सकें। और उन्होंने खेला खुल के कराची में अपना खेल। बेटी लियारी का नाम आया, एमक्यूएम के बाद जब दूसरा नाम आता है बहुत ज्यादा कराची से, जब भी पॉलिटिकल वायलेंस का जिक्र हो, लोग थे, कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल या अस्करी विंग था जो इस्तेमाल करते थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत। तो क्या इसमें कोई सच्चाई? लियारी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं वो बदकिस्मती से एक ऐसा इलाका था जहां पाकिस्तान बनने से कबल ही, क्योंकि वो पोर्ट का इलाका था, पाकिस्तान की कराची की जो बंदरगाह है वो उससे जुड़ी हुई थी, तो वहां स्मगलिंग और मुनशियात और असलहा और इस तरह के कारोबार हमेशा से चलते आ रहे थे। और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ग्रोह जो ये सब कुछ करते थे वो इतने मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो चुके थे कि वो खुद माफिया बन चुके थे और इतनी ताकतवर माफिया बन चुके थे कि किसी भी सियासी जमात को वहां उस इलाके में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो हमने देखा रहमान बलोच का जमाना, हमने देखा उज़ैर बलोच का जमाना, हमने ये ऐसा जमाना देखा है जिसमें पीपल्स पार्टी जैसी मजबूत वफाकी सियासी जमात को लियारी में अपने कदम जमाने और मजबूती से खड़े रहने के लिए इन ग्रोहों के साथ समझौते करने पड़े। यानी एक ऐसा वक्त भी आया कि इन ग्रोहों ने पीपल्स पार्टी के लोगों को डिक्टेट किया कि ये पुलिस अफसर यहाँ तैनात होगा, या ये आदमी यहाँ से एमपी बनेगा, या ये आदमी यहाँ से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा और इसको हम नहीं लड़ने देंगे और इसको हम नई उम्मीदवार बनने देंगे। यहाँ तक हुआ। तो लियारी में जो सूरत हाल क्रिएट हुई वो भत्ता, माफिया, जराइम, गाड़ियां छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, दुकानों से पैसे वसूल करने की वारदातें, बाजारों को लूटने की वारदातें, दुकानदारों ताजिर तबके को हरासा करने की वारदातें, वो मनशियात का जो सारा खेल था वो सब कुछ हो रहा था। बदकिस्मती से पूरा सिस्टम हमारा, एक तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो इसको खामोशी से देख रहे थे और सियासी क़यादत अपने सियासी समझौतों और अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से इस पर खामोश रही। इस तरह का वायलेंस होता है और मुख्तलिफ ग्रोह कम्पीट कर रहे होते हैं, तो अक्सर देखते हैं कि जिसे कहते हैं अनहोली अलायंस, मतलब कि आप ऐसे लोग जिनसे आपके नजरियात नहीं मिलते, आप कभी उनसे भी अलायंस कर लेते हैं, इसलिए कि वक्ती अपने मुफाद की खातिर। तो ये जो मुख्तलिफ ग्रोह थे, खुसूसन लियारी के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा मौका भी आया कि जो कुछ मजहबी शिद्दत पसंद थे उनके साथ इन्होंने समझौता करके अपने मुखालफिन को निशाना बनाया। बाबर लाडला एक वॉर लॉर्ड थे जो उज़ैर बलोच के पहले साथ थे, फिर उनके खिलाफ हो गए। तो जब उनके खिलाफ हुए तो जब बाबर लाडला पर हमला हुआ वो एक फुटबॉल मैच के दौरान लियारी में हुआ था और एक मोटरसाइकिल में बॉम्ब लगाया गया था। उस वक्त के जो पुलिस के एसपी थे फैयाज खान साहब, उन्होंने हमें बताया कि ये जो बॉम्ब से अटैक हुआ पहली मर्तबा लियारी में किसी वॉर लॉर्ड पर, तो उससे दो चीजें हुई। एक, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिस्टम और फौज और खुफिया इदारों को यह साइन मिला कि कराची में मुतशद्दिद जिहादी हल्के लियारी में मौजूद हैं और उनके कनाइबन से, उस वक्त की सिस्टम की रीत थी कि उनके कनाइबन से शायद ये बॉम्ब हमला किया गया। और बाबर लाडला को भी ये एहसास हुआ कि
उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है उसमें उनके सियासी मुखालफिन या उज़ैर बलोच या पीपल्स असेंबली कमेटी अकेली नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे जिहादी हल्के भी उनके साथ हैं जो बॉम्ब बना सकते हैं और बॉम्ब के खिलाफ, बॉम्ब से किए जाने वाले हमलों में किसी की भी मदद कर सकते हैं। तो यस, हम कह सकते हैं कि लियारी में तशद्दुद के अंदर जो और जहां दीगर अवामिल थे वहां जिहादियों का फुटप्रिंट भी हमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अतर, थैंक यू वेरी मच।